नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, कलाम एकेडमी सीकर की ओर से 4 अप्रैल 2021 को जो प्री रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आज आपके सामने है। और आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही आने वाले सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो मैं आपको जो वीडियो के रूप में जो आंसर के जो अपलोड कर दूँगा, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि कलाम प्री रीट के एग्ज़ाम में जो पेपर में जो पूछे गए थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है पहला सेक्शन, खंड फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 30 प्रश्न है और 30 ही प्रश्नों के जो आंसर की आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऑफिशियल आंसर की है जो कलाम एकेडमी सीकर की ओर से जारी की गई हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो ऑथेंटिक मिलेंगे। पहला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है सक्रिय विषय वस्तु उत्पादन, तरल बुद्धि ठोस बुद्धि, सामाजिक मूर्त अमूर्त बुद्धि और सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो जो गिलफोर्ड के जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है उसकी में बुद्धि तत्वों में किनको सम्मिलित किया जाता है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, सक्रिय विषय वस्तु और उत्पादन, ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के विषय में सत्य है? दिया जा सकता है। दूसरा है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण का एक लाभ यह है कि उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को भी आसानी से दिया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है इसमें, प्रमिला का ड्रा ए मेन परीक्षण भारत में विकसित प्रमुख शाब्दिक परीक्षण है। तो इसमें जो सही कथन है वो कौन सा है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो शाब्दिक परीक्षण है वो केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जाता है, यही इसमें जो सही होगा। तीसरा ऑप्शन अपने इसमें तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साक्षात्कार इंटरव्यू, सेकंड ऑप्शन है स्थितिपरक परीक्षण सिचुएशनल टेस्ट, और थर्ड है आईबीटी यानी कि रोर्शा शाही दब्बा परीक्षण, और लास्ट है इसमें डी ऑप्शन प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से कौन सा है जो व्यक्तित्व मापन का व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोर्शा का जो शाही दब्बा परीक्षण है आईबीटी परीक्षण, वो व्यक्तित्व मापन का जो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व को नहीं बताई थी? तो ऑप्शन है इसमें मजबूत एवं पेशीय शरीर वाले, बी ऑप्शन है सुसंगठित शरीर वाले, ऊर्जावान एवं साहसी, और डी ऑप्शन है कलात्मक एवं अंतर्मुखी। तो हमें ये बताना है कि शेल्डन ने आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी प्रकार नहीं बताई थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलात्मक व अंतर्मुखी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कलात्मक व अंतर्मुखी। प्रश्न संख्या 5 है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? ऑप्शन है इसमें इड अहम पराहम संप्रत्यय न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं, बी ऑप्शन है अहम धैर्यवान तर्क संगत एवं वास्तविकता से संचालित होता है, पराहम इड अहम को यह बताता है कि विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या अनैतिक है, और डी ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती हैं लिबिडो कहलाती हैं। तो इनमें से कौन से कथन से आप सहमत नहीं हैं? तो 5वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इड अहम और पराहम संप्रत्यय न होकर भौतिक संरचनाएं हैं, इस कथन से जो सहमत नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हैं। और ये जो प्रश्न के जो उत्तर बताए जा रहे हैं वो कलाम एकेडमी सीकर की ओर से जो आंसर की जारी की गई है उसी के अनुसार जो बताए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और यह कहता है कि वह आगे की परीक्षा में एक नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, तो यह रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण और दमन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें युक्तिकरण, सी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा रेशनलाइजेशन। प्रश्न संख्या 7 है इसमें, वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है और उसके बाद रेचक से या फिर उल्टी करके खाने को शरीर से बाहर निकालता है और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव और नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। यह विकार किस प्रकार का विकार है? तो क्षुधा अभाव, जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, और क्षुद्ध अतिशयता, जिसको हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, और अनियंत्रित भोजन, जिसको बिंग ईटिंग कहते हैं, और तीसरा जो चौथा है इसमें कैटाटोनिक जेडिमा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षुद्ध अतिशयता, यानी कि इसको हम बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेज यूट्यूब के नाम से है, वहाँ मिल जाएगी आपको। तो आप लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी ये जो कलाम अकेडमी की जो प्री रीट एग्ज़ाम करवाया गया था उसका पेपर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। 8वां प्रश्न इसमें, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी हैव, यानी कि जो अधिकम अक्षमता वाले बालकों में पेशीय समन्वय एवं हस्त निपुणता उच्च कोटि के होती हैं, स्थान तथा समय की समझदारी पाई जाती है, अवदान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं और पठन वैफल्य में के लक्षण पाए जाते हैं। तो जो अधिगम असक्षमता वाले बालक होते हैं उनमें पठन वैफल्य के लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया, यानी कि पठन वैफल्य के लक्षण पाए जाते हैं जो अधिगम अक्षमता बालक होते हैं उनमें। प्रश्न संख्या 9 है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता, उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति और समस्या समाधान की अधिक योग्यता, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यीकरण एवं विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ये सारे के सारे जो विशेषताएं वो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तीनों ही, तो उपरोक्त सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्त की। फर्स्ट ऑप्शन की जगह क्या आएगा, द्वारा नियत की जाती हैं, तो आनुवंशिकता के द्वारा जो नियत हो जाती हैं। और सेकंड ऑप्शन है, पर्यावरण सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। तो रिक्त स्थान के जो दोनों ही ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, बी ऑप्शन में मिल रहे हैं, आनुवंशिकता और पहले आनुवंशिकता आएगा और सेकंड नंबर के जो रिक्त स्थान है वहाँ आएगा पर्यावरण। प्रश्न संख्या 11, मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके, इनमें से कौन सा है? तो हमें वो IQ लेवल बताना है जो विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि में जो उनको केवल ट्रेनिंग किया जा सकता है, ट्रेंड किया जा सकता है ताकि वो अपना खुद का काम है जो कर सकें। तो प्रश्न संख्या 11 की जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, 81 से 90, 50 से 75, 25 से 50 और 55 से 90। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 25 से 50। जो 25 से 50 का जो IQ लेवल होता है उनको जो ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो अपना काम कर सके। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन इसमें, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, और परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मानित हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो NCF 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें सही नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना, ये इसमें जो गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ये जो इसमें करेक्ट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है इसमें से, RT 2009 का प्रश्न है ये, कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है, गैर शैक्षिक कार्य प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय विकास योजना। और सी ऑप्शन इसमें, बालकों की शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। और डी ऑप्शन है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा करना। तो प्रश्न नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन,
प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा और वो उसमें समय पर पूरा कराना, ये अध्याय 4 से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? रिसर्च एक्शन के जो कौन से गुण नहीं है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, इसका उद्देश्य विद्यालय में कक्षा का कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। और दूसरा ऑप्शन है, इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती हैं। और तीसरा है, इसकी रूपरेखा लचीली होती हैं। और चौथा ऑप्शन है, यह कार्यक्षेत्र की समस्या से समाधान में व्यवहारिक रूप से होता है। तो 14वां प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, कि इसमें जो समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती हैं, ये इसमें गलत है, ये सत्य नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सत्य हैं। तो हमें नहीं पूछा है तो इस तीसरा ऑप्शन इसमें जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है बी। प्रश्न संख्या 15, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वो बतानी है। मूल्यांकन परिमाणात्मक और गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है। और डी ऑप्शन है इसमें, मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। यही इसमें सत्य नहीं पूछा इसमें, तो ये मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन कि मूल्यांकन का क्षेत्र जो संकुचित और सीमित होता है, मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। प्रश्न संख्या 16, सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य हैं। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या हैं वो इसमें हमें बताना है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, बालकों के सीखने और निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मापदंड तैयार करना, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना और उपरोक्त सभी। तो सीखने के प्रतिफल के जो सारे ऑप्शन इसमें सही माने, सही सारे उद्देश्य इसमें सही है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को, 2 जुलाई 2009 को, 26 अगस्त 2009 को। इनमें से कौन सी तारीख को जो आरटी एक्ट 2009 है जो इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? तो प्रश्न संख्या 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 अप्रैल 2010 को। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। प्रश्न संख्या 18, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य पूछा है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें, बालक के वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभवों एवं वृद्धि का संचय होता है। विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है। अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है। और व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों, व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही वर्षों में व्यक्ति की जीवन के समायोजन को सुनिश्चित करता है। इनमें से कौन सा विकास के बारे में असत्य है वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत और परिष्कृत से अपरिष्कृत जो परिलक्षित होता है, ये इसमें जो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, इसमें ये सत्य असत्य है। 19वां प्रश्न, इनमें से असत्य का जो सुमेलित छांटना है इसमें ऑप्शन है हमारे इसमें, शेषावस्था, शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता, पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था और किशोरावस्था, वीर पूजा की भावना। तो प्रश्न संख्या है हमारे इसमें 19। तो प्रश्न संख्या 19 का जो करेक्ट आंसर वो सी ऑप्शन मिलेगा। इसमें जो उत्तर बाल्यावस्था है इसको पूर्व विद्यालय अवस्था नहीं कहा जाता है, ये इसमें जो असत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवस्था में बालक के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी होती है, बालक के चिंतन में उत्क्रमणिता का विकास होता है, बालक के संग्रहण, संरक्षण एवं वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। इन विशेषताओं का संबंध पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन इसमें संवेदीगमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसमें ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो तीनों ही अवस्थाएं उन्हीं के जो गुण हैं।
अगला प्रश्न इसमें 21वां प्रश्न है, कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्न में से विकास प्रक्रिया की किन अवस्थाओं से संबंध रखता है। फर्स्ट इसमें परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना, पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कना और पहल बनाम दोष की अवस्था। इनमें से कौन सा है जो एक कक्षा 3 में अध्ययनरत 8 वर्षीय बालक विकासात्मक प्रक्रिया की अवस्थाओं में से संबंध रखता है। तो ये प्रश्न नंबर है जो अपने हैं 21 का जो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, इसमें ए और सी। ए यानी कि परिश्रम बनाम हीनता की, और सी है इसमें पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कना की अवस्था। ये जो विकासात्मक अवस्थाओं से संबंधित है कक्षा 3 का जो बालक। प्रश्न संख्या 22 है इसमें, किस आयु तक के बालक में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। किस आयु तक बालकों में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विस्तार हो जाता है। प्रश्न संख्या 22। तो ऑप्शन इसमें 6 माह की आयु में, 10 से 13 माह की आयु में, 20 से 24 सप्ताह में और 20 से 24 माह की आयु में। तो 2 शब्दों तक के जो सामान्य वाक्य हैं वो 20 से 24 माह की आयु में बोलना शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 है इसमें, इनमें से कौन सा असत्य कथन है, इसका हमें चयन करना है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक के सहयोगी एवं सहायक हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक है। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है वो हमें इसमें बताना है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध गुणात्मक न होकर भी होता है, योगात्मक भी होता है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा कथन सही है, हमें ये बताने कि इनमें से परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित रहता है। परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। परिपक्वता के परिणाम स्वरूप मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमा का निर्धारण असंभव है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसमें जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है कि परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सीखना जो होता है वो परिपक्वन पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 इसमें, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है तो उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है। भविष्य में बालक साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें साइकिल अनुबंधित उद्दीपक है, तेज आवाज़ अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक है, और डरना है जो अनुबंधित अनुक्रिया है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है, इनको सही सुमेलित मिलान करना है। इनको जो सही सुमेलित करके मिलान करना है। ऑप्शन अपने इसमें अधिगम के सिद्धांत और संबंधित मनोवैज्ञानिक, परीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत। तो मिलान करते हैं हम इसमें। जो अंतर्दृष्टि है वो कोहलर का है, और अव्यक्त है वो टोलमैन का है, और प्रेक्षणात्मक है वो बांडुरा का है, और क्रिया प्रस्तुत है वो स्किनर का है। तो इस प्रकार जो इसमें मिलान हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें तीसरा मिलान करना है, पहले में तीसरा और दूसरे में जो दूसरा, पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा, और तीसरे में पांचवा, और चौथे में जो चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें में जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 27 इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है वो छांटिए। चिंतन संगठित लक्ष्य निर्देशित व उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।
चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक और गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और डी ऑप्शन है इसमें तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष होता है, सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। तो प्रश्न संख्या 27 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असत्य कथन है ये कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक और गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। बाकी तीनों ही ऑप्शन इसके जो सही है ये असत्य है। प्रश्न संख्या 28, कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। कल्पना का संबंध समस्या समाधान से है। कल्पना में क्रमबद्धता व तार्किकता पाई जाती है। कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। कल्पना में विचारों में संगतता पाई जाती है। तो इनमें से कल्पना के विषय में कौन सा सत्य कथन है उसका हमें चयन करना है। तो सत्य कथन ये है कि कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, ये इसमें सत्य है। प्रश्न संख्या 29, इस पेपर की पीडीएफ और इसकी जो आंसर शीट है उसकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आपको ज्वाइन करें वहाँ पे और वहाँ से इसकी पीडीएफ आंसर शीट वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कलाम अकेडमी के द्वारा जो प्री रीड का आयोजन करवाया गया था उसके आंसर की और उसका पेपर। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती हैं। उपलब्धि प्रेरणा का मूल तत्व नहीं होता है। अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर निर्देशित करती हैं। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती हैं। प्रश्न संख्या 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती हैं। तो ये इसमें कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सत्य है। अंतिम प्रश्न 30वां, बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं। तो बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में करने में सामर्थ्य आता है। समस्या समाधान व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ को सहारा लेता है और बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करके ऐसा करे ऐसा आवश्यक नहीं है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन और अनुकूलन करने की योग्यता का विकास होता है। इनमें से कौन से कथन से आप असहमत। तो ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है, ये गलत है इसमें। बाकी तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ये 30 प्रश्न साइकोलॉजी के थे। अगले वीडियो में हम हिंदी के 30 प्रश्न सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद में हम 30 प्रश्न संस्कृत के सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम गणित, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सभी विषय लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए हम जो सारे पेपर सोल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।